कार्नो ऊष्मा इंजन। ये कह रहा है कार्नो चक्र, इसमें बनेगा आगे एक चक्र। ठीक है, अगले पेज पर बना हुआ दिखाई देगा ये वाला चक्र। ये कौन सा चक्र है? कार्नो चक्र। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 प्रक्रम है। एक समतापी, फिर रुद्धोष्म, फिर समतापी, फिर रुद्धोष्म। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो एक कार्नो चक्र में कितने प्रक्रम हो गए? 4। तो कार्नो चक्र व्यावहारिक रूप से एक उष्मागतिकी चक्र होता है। सन 1824 में निकोलस लियोनार्ड सोडी कार्नो ने, मतलब उनका नाम है, सोडी कार्नो ने इसकी परिकल्पना की, जिन्होंने यह पाया कि दक्षता की उच्च सीमा पर ऊष्मागतिकी इंजन एक ऐसा इंजन है जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में निरंतर परिवर्तित करता है। देखो, व्यवहारिक रूप से तो ऐसा बनाना पॉसिबल है नहीं। इन्होंने क्या किया? परिकल्पना की, इमेजिनेशन किया। ठीक है, कि उच्च सीमा वो कही जा सकती है जो संपूर्ण ऊष्मा को किसमें बदल दे? कार्य में। वो तो पॉसिबल है नहीं, सिंक को जरूर जाएगी। ठीक है, तो जो हम बना रहे हैं ये वाला उच्च सीमा का, उच्च सीमा की दक्षता का इंजन, इसमें हम कंपोनेंट क्या क्या लेंगे? एक सिलेंडर लेंगे ऐसा बनाने के लिए। एक सिलेंडर जिसकी दीवारें पूर्णतः अचालक है, नहीं मिलेगा। पहली बात तो प्रकृति में ऐसा सिलेंडर नहीं मिलेगा जिसकी दीवारें पूर्ण रूप से क्या हो जाएं? अचालक। ठीक है, थोड़ी बहुत तो उसमें बाहर जाएगी ही जाएगी। यहां तक कि लकड़ी से भी जाती है। लकड़ी के एक तरफ आग लगा दो तो दूसरी तरफ गर्मी निकाल देती है, नहीं लकड़ी भी? समझ रहे हो? तो लकड़ी भी ये काम नहीं कर सकती। तो एक सिलेंडर जिसकी दीवारें पूर्णतः अचालक हैं, तो ऐसे तो बनाया जा सकता है कि जो वो वाली बोतल आती है जिसमें गर्म पानी रुका रहता है। ठीक है, ऐसा कोई सिलेंडर बना लो तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी। तो एक सिलेंडर जिसकी दीवारें पूर्णतः अचालक हैं तथा आधार पूर्णतः चालक है। उसका बेस कैसा है? पूर्ण रूप से चालक है। ठीक है, उसमें उष्मा का चालन पूर्ण रूप से होता है। जो एक घर्षण रहित कोई पिस्टन होता ही नहीं है। चलो बाई चांस बना लो। जो एक घर्षण रहित व अचालक पिस्टन के साथ बंद है, मतलब सिलेंडर में क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। और वो पिस्टन कैसा है? घर्षण रहित है, यानी बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है उसमें, क्योंकि कुछ कार्य तो फ्रिक्शन के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आदर्श बना रहे हैं। एक निश्चित द्रव्यमान की गैस जो काम करेगी या जो फैलेगी सिकुड़ेगी, एक निश्चित द्रव्यमान की गैस जिस पर कुछ भार भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो गैस पर क्या रख रहे हैं? भार। पिस्टन पर भार रख दो तो गैस पर भार रख गया। समझ गए? पिस्टन जैसी चीज देखी है आपने? कहाँ देखी पिस्टन? जब तक आप मन में नहीं सोचोगे मिलेगा ही नहीं कुछ। पंप, हाँ, वहां भी पिस्टन बनता है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो पिस्टन का वही है कि वो जो होती है डॉक्टर की इंजेक्शन लगाने वाली प्लास्टिक की, वो भी एक पिस्टन की तरह बिहेव करती है, सिरिंज। ठीक है, वो जो प्लास्टिक का भाग होता है उसमें नीचे हवा भर लो, उसमें हवा भर लो, ऐसे उंगली लगा लेना, वो दबता ही नहीं है। दब भी जाता है तो वापस वहीं आ जाता है। तो जब दबता है ना, जब दबता है तो वो कंप्रेशन होता है हवा का। क्या हो जाता है? कंप्रेशन। जब आप छोड़ देते हो तो प्रसार होता है। क्लियर होगी बात? एक्सपेंशन। उच्च स्थिर ताप T1 पर अनंत ऊष्माधारिता की तप्त वस्तु। कैसी ऊष्माधारिता की? अनंत। कि वो लगातार T1 टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती रहेगी, वो अपने आप में ठंडी नहीं होगी, आपके इंजन को देती रहेगी कितना टेम्परेचर? T1। अनंत नहीं, T1 टेम्परेचर हर वक्त देती रहेगी। अब एक बात बताओ, कोई चीज अगर टेम्परेचर दे रही है तो खुद ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो ठंडी नहीं होगी। वो लगातार कितना टेम्परेचर देती रहेगी आपके इंजन को? T1। तो इसीलिए उसकी ऊष्माधारिता कैसी कर दी है? अनंत। कि वो उसका अपना टेम्परेचर नहीं गिरेगा और आपके सिस्टम को कितना देती रहेगी? T1। निम्न स्थिर ताप T2, ठंडी करने के लिए सिंक। निम्न स्थिर ताप T2 पर अनंत ऊष्माधारिता की एक ठंडी वस्तु जिसको सिंक बोला जाएगा। ठीक है, अब ये T2 टेम्परेचर लेती रहेगी और खुद गर्म नहीं होगी। गर्म नहीं होगी, वो ठंडा नहीं होगा जो देता रहेगा, और जो ले रहा है वो लेने से क्या नहीं होगा? गर्म नहीं होगा। वो दूसरे की गर्मी को लेता रहेगा लेकिन खुद गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऊष्माधारिता कैसी है? अनंत है। आगे बात समझ में? अरे, ऊष्माधारिता की डेफिनेशन यही तो है कि वो आवश्यक ऊष्मा जो टेम्परेचर बढ़ा दे 1 डिग्री, तो अनंत है।
यानी अनंत गर्मी दोगे ना तो भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो वो इंजन को ठंडा करने के काम आती है सिंक। वो इंजन से T2 टेम्परेचर लेती रहेगी, और उसका खुद का भी टेम्परेचर कितना है, T2, लेकिन वो ठंडी नहीं होगी, मतलब गर्म नहीं होगी। क्लियर होगी बात? तो सिंक का टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का T2। कोई सोर्स को क्या बोल सकते हैं, स्रोत, जो गर्मी देगा, और ये गर्मी बची हुई ले लेगा। 4, एक पूर्णतः अचालक स्टैंड। स्टैंड की हेल्प से इस सिस्टम को पूरे को रोका जाएगा। क्लियर होगी बात? और ये सिस्टम स्टैंड भी कैसा रखना है आपको, अचालक। सिलेंडर को जब वस्तु 2, 3, 4, सिलेंडर को जब वस्तु 2, 3 व 4 के द्वारा बिना घर्षण के घुमाया जाता है तो कार्यकारी पदार्थ एक पूरा चक्र टोटल कितने प्रक्रम में पूरा करता है, 4 प्रक्रम में। क्लियर होगी बात? जिसमें 2 समतापी होंगे और 2 होंगे रुद्धोष। इस प्रकार का चक्र कार्नो चक्र के नाम से जाना जाता है। तो आगे जो चक्र बन रहा है ना दूसरे वाले फोटो में, वो कैसा चक्र है, कार्नो चक्र। कोई दिक्कत तो नहीं? जिसे पीवी सूचक आरेख, कौन से ग्राफ में दर्शाया गया है, पीवी आरेख में। एक प्रेशर का है और एक वॉल्यूम का है, जिसे पीवी सूचक आरेख दे रहा है प्रदर्शित किया जा सकता है जैसा कि चित्र में है। तो अगले पेज पर चित्र देख लो। ये आपका पूर्णतः अचालक सिलेंडर है, और आधार इसका पूरी तरीके से चालक है। ठीक है जी। और पिस्टन लग रहा है पूर्णतः चालक, उसमें भरी हुई है गैस। ये क्या है, सोर्स, जिसकी ऊष्माधारिता Q1 है और ताप कितना है, T1, नहीं Q1 ऊष्मा देगा, सॉरी। और ये क्या है, सिंक, ठंडी वस्तु, इसका ताप T2, और Q2 ऊष्मा ये ले लेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्णतः ऊष्मारोधी स्टैंड है। स्टैंड कैसा है, पूर्णतः ऊष्मारोधी। ध्यान से सुनना, ये फोटो देख लो। आप शुरू में कहाँ रहोगे, आप शुरू में यहां रहोगे। ठीक है, ए स्थिति में। यहां प्रेशर कितना है, PA, और वॉल्यूम कितना है, VA। वॉल्यूम इस गैस का वॉल्यूम मौजूदा टाइम पर। क्लियर होगी बात? ठीक है, देखना जरा। मानव सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ के रूप में 1 ग्राम गैस है। कितनी गैस है, 1 ग्राम, जिसकी प्रारंभिक अवस्था बिंदु A के द्वारा पीवी सूचक आरेख पर दर्शाई गई है। ये रहा। ठीक है जी, यहाँ है मौजूदा टाइम पर। आप पहले आप ऑपरेशन फर्स्ट करोगे, प्रचालन फर्स्ट। जब सिलेंडर को उठाकर स्रोत के संपर्क में रखते हैं, किसके संपर्क में रखते हैं, स्रोत के संपर्क में, जो हीट देगा, जो क्या करेगा, हीट देगा। ठीक है। जब सिलेंडर को उठाकर स्रोत के संपर्क में रख दिया जाता है तो कार्यकारी पदार्थ, जो गैस भरी हुई है, पिस्टन को उठाने में बाह्य कार्य कर प्रसार करता है। यानी गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। गैस का प्रसार होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, गैस का प्रसार होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे कार्यकारी पदार्थ के ताप में कमी आती है। ठीक है। अतः चूंकि यह स्रोत के संपर्क में है तो स्रोत के नियत ताप T1 पर प्रसार के लिए चालन द्वारा आवश्यक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है। जरा मेरी बात गौर से सुने। पूरे सिलेंडर को, ठीक है, पूरे सिलेंडर को आप स्रोत के संपर्क में रख रहे हो। गैस क्या होगी, फैलेगी। फैलेगी तो गैस का तापमान गिरेगा, लेकिन उससे गर्मी लेकर तापमान हर वक्त T1 बना रहेगा। तापमान कितना बना रहेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, एक समान बना रहेगा। जितनी जितनी गैस ठंडी होगी ना, उतना ही लेती रहेगी बाहर से। तो तापमान कितना मेंटेन रहेगा, T1। इस केस में आपकी गैस फैली, यानी आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। तो जरा एक चीज देखो फोटो में, कितना टेम्परेचर बना रहा, T1। गैस फैली तो वॉल्यूम बढ़ा, आप ऐसे करके बढ़े। ठीक है। और दाब में हल्की सी कमी आई, नीचे आया ना हल्का सा, ये दाब ऐसे, तो दाब, ये ग्राफ अगर नीचे आया तो दाब में हल्की सी कमी आई, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ।
और तापमान कितना बना रहा, T1। तो तापमान इसमें सेम बना रहा, तो ये समतापी प्रसार हुआ और हम इस स्थिति में पहुंच गए। क्लियर होगी बात? ठीक है, अभी रुकना जरा, कहाँ गए, अच्छा आगे। तो यह प्रक्रम सूचक आरेख पर वक्र AB द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिसको मैंने मोटा कर दिया है अभी। यदि इस प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q1 है, कितनी मात्रा ले ली गैस ने, Q1 मात्रा, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से Q1 ऊष्मा ताप T1 पर गैस को A से B तक प्रसारित होने में बाह्य कार्य के बराबर होगी। गैस का क्या हुआ, यहां प्रसार हुआ, तापमान सेम बना रहा, तापमान क्या बना रहा, सेम, T1 ही मेंटेन रहा, और गैस का क्या हुआ, प्रसार। तो ये जो Q1 ऊष्मा खर्च हुई, ये कौन से कार्य में खर्च हुई, पिस्टन को ढकेलने में, बाह्य कार्य करने में। जब गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो पिस्टन सरकेगा या नहीं सरकेगा, तो वो जो कार्य होगा उसके रूप में खर्च हो जाएगी Q1 ऊष्मा। क्लियर हो गई बात? और इस कार्य को आप किससे डिनोट करोगे, W1 से। तो जो खर्च ऊष्मा हुई वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर। और कार्य आप जानते हो, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, पहले पढ़ा हुआ है, PdV को इंटीग्रेट करने से मिलता है। और वॉल्यूम A से कितना हो गया, VA से कितना हो गया, VB, क्योंकि पहले वॉल्यूम VA था, अब कितना हो गया, VB हो गया, और टेम्परेचर T1 मेंटेन रहा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। और ये एक बात और कह रहे हैं कि ताप T1 पर गैस के A से B तक प्रसारित होने में किए गए बाह्य कार्य के बराबर होगी, जिसे सूचक आरेख के क्षेत्रफल ABFGEA से प्रदर्शित किया गया है। कार्य किया हुआ कार्य आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है, यहां तक इस लाइन से आगे और इस लाइन से पीछे, वो किए गए कार्य के बराबर होता है, पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है, तो जी ली गई उष्मा किए गए कार्य के बराबर होगी। कार्य का फॉर्मूला ये लिख दिया। अच्छा, आप स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन जानते हो, पीवी इज इक्वल टू आर टी। यहां से आप पी की वैल्यू रख दो, ये बड़ा पी है, ठीक है, पी की वैल्यू रख देंगे RT1 अपॉन वी, क्योंकि टेम्परेचर कितना लगातार नियत रह रहा है, T1 रह रहा है ना, इस क्रिया में टेम्परेचर कितना बना रह रहा है, T1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम वी ए टू बी बी, RT1 अपॉन वी डीवी। यहाँ आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, T1 भी समान बना रहेगा, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, बाहर निकल आएंगे, डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा, लॉग वी हो जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट डाल देंगे, तो लॉग वी बी माइनस लॉग वी ए, और लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये लॉग वी बी अपॉन वी ए। और किया गया कार्य किस क्षेत्रफल के बराबर होगा, ABFGE के, वो आ गया चित्र से। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप कहां पहुंच चुके हो, यहां हो, यहां हो ना। यहां तापमान कितना मेंटेन है, T1 मेंटेन है। अब गैस को इस गर्म स्रोत से अलग हटा दो, गैस से क्या कर दो, अलग हटा दो, ठीक है। और अब फिर से प्रसार होने दो, अपने आप ही होने दो, क्योंकि गैस गर्म है अभी, प्रसार। अब जो गैस प्रसार कर रही है, ठीक है, और ऐसा इंतजाम और करो ना तो अंदर की गर्मी बाहर जाए और ना बाहर की गर्मी अंदर आए, रुद्धोष्म कर दो, एडियाबैटिक। तो अब गैस जब कार्य करेगी तो ठंडी होगी, तो आयतन तो बढ़ेगा और यहां गैस हो जाएगी ठंडी, यानी टेम्परेचर T1 से गिरकर हो जाएगा T2। आई बात समझ में? ठीक है, गैस का आयतन बढ़ने दो, आयतन बढ़ेगा तो दाब हल्का होता चला जाएगा। जब गैस फैलेगी दाब यहां ज्यादा होता है, ऐसे पिचका रखी है वो सरिंज आपने, तो दाब ज्यादा है, और जब ऐसे हो गया तो दाब क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपका अब आपने इससे हटा देना है, तो गर्मी लेनी बंद कर दी,
और ऐसा इंतजाम कर दिया कि ना तो अंदर की हीट बाहर जा रही और ना बाहर की हीट अंदर आ रही, तो गैस का क्या हो गया, गैस अभी आयतन बढ़ेगा गैस का, तो आयतन बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होगी उसकी वजह से गैस का ताप गिर जाएगा। ठीक है, और आप कह रहे हो ना अंदर की हीट बाहर जानी चाहिए ना बाहर की हीट अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रसार होगा, रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, और गैस का तापमान गिरकर अब कितना हो चुका है, T2। तो ये बात पढ़ लेते हैं। प्रचालन 2 जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, कि जब सिलेंडर को स्रोत से हटाकर, अब स्रोत से क्या कर देंगे, उसे हटा देंगे, हटा देंगे तो वहां से गर्मी लेना बंद कर देगा। वो गर्मी लेकर अपना टेम्परेचर पहले T1 बनाए रख रहा था, अब गैस और फैलती जा रही है, तो टेम्परेचर गिर जाएगा या नहीं, क्योंकि स्रोत से तो हट गया। आपसे काम करवाते रहे, रोटी देना बंद कर दें तो आपकी एनर्जी गिर जाएगी, और खिलाते रहे आपको बीच बीच में तो एनर्जी बनी रहेगी। तो वही वाला मैटर है कि अब वो देना बंद कर दिया वहां से हीट और प्रसार होने दिया, तो अब गैस का टेम्परेचर गिर जाएगा और दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम होता चला जाएगा। तो हटाकर पूर्णतः अचालक स्टैंड पर रख देते हैं, जिससे पिस्टन पर लगा भार कम हो जाता है तथा कार्यकारी पदार्थ का प्रसार करते हैं। ठीक है, गैस काम करती रहती है, सिलेंडर को धकेलती रहती है, तब इससे जो प्रसार होता है वह पूर्णतः रुद्धोष्म होगा, ना तो अंदर की हीट बाहर जा रही ना बाहर की अंदर आ रही। तो इस अचालक स्टैंड के कारण ऊष्मा न तो बाहर से अंदर आती है और न ही अंदर से बाहर जाती है। अतः पिस्टन को हटाने में या उठाने में कार्यकारी पदार्थ द्वारा कृत कार्य आंतरिक ऊर्जा के व्यास से प्राप्त होगा। कौन कर रही होगी काम, आंतरिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाएगी, गैस क्या हो जाएगी, ठंडी, जिसके कारण सिंक का तापमान गिर जाता है। ठीक है जी, गैस में रुद्धोष्म प्रसार तब तक होता रहता है कि जब तक कि इसका तापमान T2 तक ना पहुंच जाए। गैस ठंडी होकर कहां पहुंच जाएगी, T2 तक। क्लियर होगी बात। तो इसका तापमान T2 तक नहीं पहुंच जाए, तो अब हम जब यहां आए तो यहां हमारा टेम्परेचर गैस का कितना हो चुका है, T2 हो चुका है। आयतन तो बढ़ा है, आप थोड़े से इधर ही सरके हो, ये रहा ना, और दाब क्या कर गया, गिर गया दाब। क्लियर होगी बात। और मौजूदा टाइम पर टेम्परेचर कितना है, T2, आप इस अवस्था में हो। तो यहां आयतन कितने से कितना हो गया, VV से VC। लेकिन यहां अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, याद रखेंगे, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहा था। ठीक है, तो अब की बार स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का यूज नहीं होगा, चलो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जी, सिंक का तापमान है जिस इसे सूचक आरेख द्वारा रुद्धोष्म वक्र VC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि PC VC पदार्थ के आयतन बिंदु C पर आयतन व दाब हों, वो लिखे हुए हैं फिगर में, तो पदार्थ द्वारा B से C तक पहुंचने में रुद्धोष्म प्रक्रम में पदार्थ द्वारा किया गया कार्य, वो सिंपल वही रहेगा कि W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VB टू VC। आयतन पहले कितना था, VB, और फिर कितना हो गया, VC हो गया, PdV। अब की बार स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, तो आप पॉइजन इक्वेशन का यूज करोगे, ये प्रूफ करवा रखी है हमने। ठीक है जी, तो यहां से आप P की वैल्यू रखोगे तो C अपॉन V टू दी पावर गामा, यानी V टू दी पावर माइनस गामा रख दी। तो आपने P की वैल्यू रख दी, C बाहर हो गया कांस्टेंट, और माइनस गामा पावर है तो नीचे आ जाएगी। इस पावर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करोगे तो इंटीग्रेशन करना आप जानते हो, इंटीग्रेशन करना जानते हो, ये आ जाएगा VB टू दी पावर 1 माइनस गामा। अपर और लोअर लिमिट भी रख दी है, हो जाएगा इंटीग्रेशन आसानी से। अच्छा, अब आप जानते हो कि ये जो पॉइजन फॉर्मूला कांस्टेंट देता है, यानी PB VB टू दी पावर गामा बराबर रहता है PC VC टू दी पावर गामा के, और ये दोनों एक जैसे लिख दिए, नो मैटर। तो आप एक काम कीजिए, यहां से
इस सी की जगह तो रख दीजिए, इस सी की जगह तो रख दीजिए ये वाला, ठीक है। और यहां सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू जब यहां से रखेंगे कितनी रखेंगे आप, पीसी वीसी टू दी पावर गामा। तो वीसी टू दी पावर गामा यहां है वीसी टू दी पावर 1 माइनस गामा, तो गामा से गामा पट जाएगी और पावर कितनी रहेगी 1, और पीसी वैसे आ जाएगा। और इसकी जगह रखो, इस सी की जगह ये वाली वैल्यू पॉइजन से, ठीक है, रख दी। और नीचे क्या रहा 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात जानते हो, जब हम नीचे आए थे तो नीचे तो टेम्परेचर T2 हो चुका था और ऊपर टेम्परेचर कितना था T1। तो ऊपर वाले के लिए ऊपर आयतन VB था और दाब कितना था PC। तो PC सॉरी PB इंटू VB इज इक्वल टू R। क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कितना था T1 और जब गिर गया तो कितना हो गया T2। और इस स्थिति में दाब हो गया PC, आयतन हो गया VC, और ये बराबर रहेगा RT2 के। तो वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दी RT2, इसकी भी RT1 और 1 माइनस गामा। R कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस गामा कॉमन हो जाएगा। तो ये जो कार्य निकल कर आया, ठीक है, ये कार्य निकल कर आया BCHGB के। मैं फिगर में बताऊंगा कौन सा, B इसके नीचे नीचे का, इस कर्व के नीचे नीचे का, तो BCHGB ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला कार्य आया इस केस में W2। अब आप आ चुके हो यहां, मौजूदा टाइम पर आप यहां हो, ठीक है। और इसमें फिर से आप समतापी अब की बार प्रसार नहीं करवाओगे, संपीड़न करवाओगे, कंप्रेशन करवाओगे, अब की बार दबाओगे गैस को। दबाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, दबाओगे तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा, ठीक है। पहले अभी हल्का बढ़ेगा, फिर इसमें बड़ी तेजी से बढ़ेगा प्रेशर, ठीक है जी। तो अब की बात टेम्परेचर T2 ही मेंटेन रखेंगे। कितना मेंटेन रखेंगे T2, वो कर लेंगे हम सोर्स और सिंक का इंतजाम उस हिसाब से, ठीक है। देखो अब प्रचालन नंबर 3 में आ जाते हैं। प्रचालन नंबर 3, प्रचालन नंबर 3 में कह रहा है कि अब सिलेंडर को अचालक स्टैंड से हटाकर ताप T2 वाले सिंक पर रख देते हैं। ताप T2 वाले सिंक पर, नॉट सोर्स, किस पर रख देते हैं, सिंक पर ही। तथा धीरे धीरे पिस्टन पर दाब बढ़ाते हैं। तो दाब हल्का हल्का बढ़ाने का मैंने बताया ना, दाब हल्का हल्का बढ़ेगा तो गैस का क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपने वो सिरिंज हाथ में पकड़ रखे, ऊपर हल्का सा दाब रख रहे हो, तो आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जिससे गैस तब तक संपीड़ित होती है जब तक कि यह पीडीवीडी तक ना पहुंच जाए। कहां तक, पीडीवीडी। पीडीवीडी कहाँ है, ये रहा पीडीवीडी, यहां तक ना आ जाए। तो टेम्परेचर सिंक, एक बात बताओ, अगर गैस दबाने में हल्की फुल्की गर्म भी होगी, दबाते हैं तो चीजें क्या होती हैं, तुरंत गर्मी को कौन खींच लेगा, सिंक खींच लेगा, और उसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा, T2 ही, बढ़ नहीं पाएगा, बना क्या रहेगा, T2 ही बना रहेगा, ठीक है। तो आप कौन सी स्थिति में आ जाओगे, यहां आ जाओगे पीडीवीडी में, और टेम्परेचर कितना बना रहेगा भाई T2। क्लियर। तो प्रचालन 3 में है। तो संपीड़न के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, कंप्रेशन के दौरान गैस गर्म होती है। जब किसी भी गैस को दबाते हो तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जो सीधे चालकीय आधार द्वारा सिंक को चली जाती है तथा कार्यकारी पदार्थ सिंक के तापमान T2 पर ही नियत रहता है। गर्म होती भी है तो तुरंत सिंक खींच लेता है, सिंक का काम यही है, जिम्मेदारी है उसकी T2 पर रखना, ठीक है। तो गैस का तापमान कितना बना रहता है T2, जो अनंत धारिता के कारण अपरिवर्तित रहता है, ठीक है जी। यह संपीड़न सूचक आरेख द्वारा समतापी वक्र CD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्रम में सिंक को निरस्त कर दिया जाता है तथा Q ऊष्मा पदार्थ द्वारा किए गए बाह्य कार्य W3 के बराबर होती है, ठीक है। जो Q ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, बाह्य कार्य W3 के। और कौन सी ऊष्मा, Q2, इसको क्या लेंगे हम,
Q2। Q2 ऊष्मा बाह्य कार्य W3 के बराबर होगी, जिसको समतापी संपीड़न में C से D तक संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो अंतर होता है गैस पर किया गया कार्य और गैस द्वारा किया गया कार्य। तो ये कार्य किस पर किया गया है? गैस पर। तो Q2 इज इक्वल टू W3, इस कार्य को निकालो। ठीक है, किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम VC टू VD और PdV। हाँ जी, पहले वॉल्यूम कितना था? VC, अब कितना हो चुका है? VD। यहां टेम्परेचर क्या रहा? समान रहा। तो PV इज इक्वल टू RT2 स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन से, और यहां से आप P की वैल्यू रख दो RT2 अपॉन V। हमने एक शब्द कहा था, आपने सुना या नहीं, कि कार्य गैस पर किया गया या गैस द्वारा किया गया? गैस पर किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां एक काम कर सकते हैं आप, इसको नेगेटिव बनाने के लिए VC से VD हो गया ना, VC से VD। तो चलो कोई बात नहीं, माइनस साइन इसलिए आ गया क्योंकि लिमिट क्या हो गई, यहाँ चेंज हो गई। अगर लिमिट को पलट देते हैं तो किसका साइन आ जाता है? माइनस का। कोई दिक्कत तो नहीं? आपका R और T2 कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे। dV अपॉन V का हो जाएगा log V, और अपर और लोअर लिमिट डालकर ये हो जाएगा। ये तो वही बात रही, डायरेक्ट यहां से यहीं कर देता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? भाई इस माइनस की वजह से इनको घुमा दिया। क्लियर है? और ये तीसरे प्रक्रम में किया गया कार्य हो गया, प्रचालन 3 में। और ये कार्य आपको कहां नजर आएगा? जो तीसरा वाला वक्र है उसके नीचे का एरिया, यानी इससे इधर इधर और इससे इधर इधर, इस वक्र के नीचे का। क्लियर हो रही है बात? हाँ, इस वक्र के नीचे का। आगे समझ में? अब आप क्या काम करते हो? अब एक काम करते हो कि अब आप गैस को और दबाते हो, लेकिन लेकिन अब सिंक को अलग कर दो। गैस क्या होगी? गर्म होगी, और दाब बढ़ेगा। वॉल्यूम कम, गैस को दबाने का मतलब है दाब बढ़ाना। पिस्टन पर कुछ रखना, पिस्टन पर कुछ रखा तो और पिचकेगी गैस, वॉल्यूम क्या होगा? और कम होगा, और दाब बढ़ेगा। ठीक है, और गैस का तापमान अब T2 से बढ़कर कहां पहुंच जाएगा? T1 पर। तब तक दबाएंगे जब तक कितना पहुंचना पहुंच जाए? T1। एक चक्कर ऐसे पूरा होगा। आ रही है समझ में बात? यहां पहुंच गया। लेकिन यहां से अब की बार हमने सिंक को हटा दिया है, और ना अंदर की हीट बाहर जाने देनी है ना बाहर की अंदर। तो ये प्रक्रम कैसा होगा? रुद्धोष्म संपीड़न। संपीड़न का मतलब है दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है यानी दाब को बढ़ाया जा रहा है। तो प्रचालन 4 पर आ जाओ। अब दोबारा से पिस्टन को हटाकर अचालक स्टैंड पर रखते हैं, यानी अब की बार हटा दी सिंक से। ठीक है, तथा धीरे धीरे पिस्टन पर दाब बढ़ाते हैं। दाब में क्या कर रहे हो? वृद्धि कर रहे हो। दाब में वृद्धि कर रहे हो तो अब इतनी ज्यादा नहीं दबेगी, मतलब वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं कम होगा, लेकिन कम होगा, जिससे पदार्थ में बहुत कम रुद्धोष्म संपीड़न होने लगता है। कम मात्रा में होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने लगता है, और यह ताप तब तक होता है जब तक ये ताप कहां ना पहुंच जाए? T1। अब T2 में था मौजूदा टाइम पर, लेकिन बढ़कर अब कितना हो गया? T1 न हो जाए, तथा पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था आयतन व दाब PA व VA में आ जाए, जिससे पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब चेंज टोटल 0 हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा उतनी हो जाती है जितनी से शुरू किया था आपने। यह स्थिति सूचक आरेख पर डीए वक्र द्वारा प्रदर्शित होता है। कहां जी डीए वक्र? ये रहा डीए वक्र, ये रहा डीए वक्र। ठीक है, यहां पहुंच गए हो अब आप। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वॉल्यूम कितने से कितना हो गया? VD से VA हो गया। ठीक है जी, VD से हो गया VA। तो कार्य W4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VD टू VA PdV,
और ये इसमें रुद्धोष्म द्वारा ही हुआ है काम। ठीक है, तो आप सिमिलरली कर सकते हो काम। रुद्धोष्म वाला दूसरा है, रुद्धोष्म वाला कौन सा है? बस यहाँ वीडी करना है और यहाँ वीए करना है, बिल्कुल सेम टू सेम करते चले आओगे। ठीक है, तो वही आ जाएगा सेम टू सेम, लेकिन यहाँ T1 माइनस T2 हो रहा है। हाँ, वहां क्या हो, कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम सेम हो जाएगा काम। तो ये आ जाएगा -R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, इतना गामा -1। वहां 1 माइनस गामा है क्या? 1 सेक, देख लूं जरा। गामा -1 ही है। ठीक है, तो ये जो होगा इस पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य इस वक्र के नीचे का होगा, इतना निकाल सकते हैं। तो ये चारों प्रक्रम में किया गया कार्य आपका निकल आया, जिसमें 2 समतापीय थे और 2 कितने थे, कैसे थे, रुद्धोष्म। ठीक है जी। और ये कौन से इंजन के लिए है? कार्नो इंजन के लिए। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालना है, क्योंकि एक 2 बार तो गैस द्वारा कार्य किया गया और 2 बार गैस पर कार्य किया गया। जहां गैस पर किया गया उसको नेगेटिव ले लेंगे, और जो गैस द्वारा किया गया है उसको लेंगे पॉजिटिव। और टोटल कार्य निकालने के लिए इन चारों कार्यों को क्या करोगे, ऐड करोगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, फिलहाल इंग्लिश का पूरा कर लेते हैं। तो हिंदी की क्लास करी हुई है, ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अब। तो ये कह रहा है कार्नो हीट इंजन, द कार्नो साइकिल इज अ थियोरेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल। कैसी है जी? थियोरेटिकल है, ऊष्मा गति की चक्र है। proposed by Nicholas Leonard Soddy Carnot in 1824। ठीक है, it provide an upper limit of the efficiency that any classical thermodynamic heat engine can achieve during the conversion of heat into work। इन्होंने क्या दी? अपर लिमिट दी एफिशिएंसी की। किसकी? एफिशिएंसी की, कि कोई इंजन उच्च सीमा तक कब पहुंचेगा, उच्च सीमा पर पहुंचा हुआ कब माना जाएगा, किसमें? दक्षता में, एफिशिएंसी में। तो कार्नो इंजन बनाने के लिए एक सिलेंडर है जो परफेक्टली कैसा, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स बट परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, जिसका जो आधार है वो कैसा होना चाहिए, चालक होना चाहिए। और जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, अचालक, परफेक्टली इंसुलेटिंग। एंड क्लोज्ड विद अ टाइट फिटिंग परफेक्टली इंसुलेटिंग, टाइट फिट होना चाहिए, इंसुलेटिंग होना चाहिए और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। कौन? पिस्टन। अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस टेकन एज वर्किंग सब्सटेंस, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में ले लोगे एक फिक्स मास की गैस, और कुछ वेट ले लोगे जो सिलेंडर के ऊपर रखा जाएगा, सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर रखा जाएगा, दबाने में, हटाने में। क्लियर हो रही है? ये अब सोर्स की बात होगी। अ हॉट बॉडी ऑफ इन्फाइनाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी, उसकी हीट कैपेसिटी कैसी है, लार्ज। मतलब वो लगातार किसी चीज को T1 टेम्परेचर देती ही रहेगी, देती ही रहेगी, वो खुद ठंडी नहीं होगी। और ऐसे ही एक ठंडी बॉडी भी ले लेनी है, एक कोल्ड बॉडी भी ले लेनी है। कैसी कैपेसिटी की? इन्फाइनाइटली लार्ज हीट कैपेसिटी की, और जो किस पर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर। ये किसी चीज को T2 तक ठंडा करती रहेगी और खुद ठंडी नहीं होगी। क्लियर होगी बात? और ये किसकी तरह काम करेगी, सिंक की तरह। ऊपर वाला किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह। और एक परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, द सिलेंडर मे बी प्लेस्ड ऑन एनी ऑफ द 3 बॉडीज 2 3 4 एंड मे बी मूव्ड फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट फ्रिक्शन। तो सिलेंडर को कहीं भी रख सकते हैं, ये छूट है। आप किस पर रख सकते हो, सोर्स पर भी, सिंक पर भी। जब आपको T1 टेम्परेचर लेना हो तो किस पर रखे रहेंगे, सोर्स पर। जब T2 ठंडा करना हो, सिंक पर। और जब कुछ भी करना ना हो, रुद्धोष्म करना हो, तो ये परफेक्टली इंसुलेटिंग स्टैंड पर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है समझ में बात? मतलब जो नीचे वाला सिरा है ना, वो ऐसा है, उसमें उष्मा सिलेंडर का,
उसमें आर पार जा सकती है। तो अगर रख दोगे सोर्स पर तो सोर्स से लेने लग जाएगा, रख दोगे सिंक पर तो सिंक को देने लग जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना लेगा ना। क्लियर है? तो ये स्थिति है जी। सिलेंडर हो गया आपका, पिस्टन हो गया, भरी हुई गैस हो गई, ये स्टैंड हो गया, ये सोर्स हो गया, और ये सिंक हो गई। इधर सरका दो तो सोर्स पर, इधर सरका दो तो सिंक पर, बीच में रहेगा तो रुद्धोष्म एडियाबैटिक। कोई दिक्कत? ये आपका कार्नो साइकिल हो गया। आ जाते हैं, ये आप समझ ही चुके हो हिंदी में भी, क्योंकि ये बोला गया है कि भले ही आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, आपको क्लास कहाँ ज्यादा गौर से करनी है, हिंदी में। इंग्लिश क्यों उठानी है? कुछ शब्द जो समझ में नहीं आए हैं हम सब पर बात करते हैं। इतना तो सब जानते हैं कि प्रेशर दाब होता है और वॉल्यूम आयतन होता है। इन चीजों को तो सब जानते हैं और जाननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनोगे जहां हिंदी चलती हो या जहां इंग्लिश ही चलती हो। हम पढ़े हुए खुद हिंदी में हैं, हम नहीं पढ़ा रहे इंग्लिश। ठीक है? तो वो बैलेंस ही आ जाती है एक दिन, और आनी भी चाहिए, दोनों ही पढ़ने चाहिए आपको। क्लियर हो गया ये? तो इसमें टोटल कितने प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस हैं पूरे एक साइकिल में, जिसमें 2 होंगे आइसोथर्मल और 2 होंगे एडियाबैटिक। द वर्किंग सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू अ साइकिल ऑफ 4 ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन होंगे, एंड इट कंजिस्ट 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक ऑपरेशंस। 4 में से 2 समतापी हैं और 2 रुद्धोष्म हैं, एडियाबैटिक। सच अ साइकिल इज नोन टू बी कार्नो साइकिल। ये चक्र क्या बोला जाता है जी? कार्नो साइकिल। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पीवी इंडिकेटर डायग्राम एज सोन इन नेक्स्ट फिगर। कोई दिक्कत तो नहीं? नंबरिंग हम यहाँ करते नहीं है कुछ। आगे, सपोज द सिलेंडर कंटेन्स 1 ग्राम मोल ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द substance is represented by point A on the PV indicator diagram। ऑपरेशन फर्स्ट पर आ जाते हैं। कह रहा है द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। सिलेंडर को किस पर रख दो? सोर्स पर रख दो। ठीक है? और गैस को फैलने दो। गैस को क्या होने दो? गैस फैलेगी तो पिस्टन को धकेलेगी, धकेलेगी तो वर्क होगा, वर्क होगा तो टेम्परेचर में कमी। लेकिन सोर्स क्या करता रहेगा? कमी को पूरा करता रहेगा। किस पर बनाए रखेगा गैस को? T1 टेम्परेचर पर। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स एंड द लोड ऑन द पिस्टन इज स्लोली डिक्रीज। यानी आप गैस को बढ़ने दो, गैस को क्या करने दो? बढ़ने दो। सो द वर्किंग सब्सटेंस एक्सपेंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। जब धकेलेगी तो बाह्य कार्य करेगी, गैस करेगी, गैस पर नहीं हो रहा, गैस करेगी। इन रेजिंग द पिस्टन, पिस्टन को उठाने में। दिस वुड मेक द सब्सटेंस फॉल इन टेम्परेचर। इसके कारण गैस का तापमान गिरेगा, लेकिन सोर्स क्या कर देगा? टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। क्या करना है? हम कहाँ गए? सो इट टेक नेसेसरी हीट बाय कंडक्शन थ्रू द बेस टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T1 ऑफ द सोर्स। तो ये गैस फैल जाएगी VA वॉल्यूम से VB वॉल्यूम तक, और इसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा? T1 बना, कांस्टेंट T1 बना रहेगा। ठीक है? अब आप कौन सी स्थिति में आ गए हो? VB में आ गए हो, PB VB। तो एक बात बताओ, जब गैस फैली है तो जो प्रेशर है वो तो कम हो गया ना, और आयतन बढ़ गया। तो हम यहाँ आ गए जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये T1 यहाँ बना रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, नो नीड। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइसोथर्मल कर्व AB ऑन द इंडिकेटर डायग्राम बना हुआ है। सपोज द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस बाय Q1। मान लो इस प्रोसेस में कितनी हीट ले ली? Q1 हीट ले ली। तो देन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q1 मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। ये जो हीट यूज हुई, ये किसके काम आ गई? पिस्टन को ऊपर धकेलने में जो किया गया कार्य है उसके काम आ गई।
तो वो किया गया कार्य किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ABGE A से, और वो दिखा चुके हैं। तो किया गया जो ली गई हीट है वो किए गए कार्य के बराबर आ गई। तो हाँ जी, आपका वॉल्यूम बढ़कर कितने से कितना हो गया? VA से बढ़कर VB हो गया। PdV कार्य का फॉर्मूला जानते हो आप, और आप चूंकि टेम्परेचर स्टैंडर्ड सॉरी मेंटेन रहा, तो इसलिए स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन से ला सकते हो। ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT1। तो यहां से P की वैल्यू रख दो, RT1 अपॉन V। 1/V को इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा। और ये कौन सा, ये जो वर्क है ये एरिया ABGEA के बराबर रहेगा। समझ चुके हैं वो हम सारी चीजें। ऑपरेशन नंबर 2, नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स। अब सिलेंडर को किससे हटा दो? सोर्स से हटा दो और उसको उस इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दो। ठीक है, ना आप सोर्स के संपर्क में, ना आप सिंक के संपर्क में। अब और ना अंदर की गर्मी बाहर जा सकती है और ना बाहर की गर्मी अंदर आ सकती है। और अभी गैस को और फैलने दो। तो अब गैस थोड़ी बहुत ही फैलेगी, तो दाब में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन फैलेगी तो काम होगा। काम होगा तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, इंटरनल एनर्जी में, जिसकी वजह से टेम्परेचर गिर जाएगा। और कहां तक गिर जाएगा? T2 तक गिर जाएगा। ठीक है, जो सिंक का है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो कह रहे नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड पुट ऑन परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। नाउ डिक्रीज द लोड इन द पिस्टन। पिस्टन से और लोड हटाओ, यानी गैस को और फैलने दो। गैस को और फैलने दो। द सब्सटेंस इज अलाउड टू एक्सपेंड। और जब गैस फैलेगी, दिस एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक। ना तो अंदर की उसमें बाहर जाएगी, ना ही बाहर की अंदर आएगी। हियर सब्सटेंस परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क। अब भी कार्य करेगी वो पिस्टन को उठाने में। और कार्य जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? इंटरनल एनर्जी के कारण। एक्सटर्नल वर्क टू रेज द पिस्टन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड सो इट्स टेम्परेचर फॉल्स इन दिस स्टेप। और इस केस में फिर से तापमान क्या करेगा? गिर जाएगा। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली टिल देन इट्स टेम्परेचर फॉल टू T2। तब तक फैलने देना है जब तक इसका तापमान कितना ना हो जाए। तो ऐसे गिरकर T2 हो गया। तो सपोज करो ये स्थिति आ गई PCVC वाली। तो PBBV वाली स्थिति से कहां आ गए हैं? PCVC वाली। तो किया गया कार्य W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम VB टू VC PdV। याद रहे यहां टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो स्टैंडर्ड गैस का यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का, इस पॉइजन का यूज करेंगे जो एडियाबैटिक के लिए होता है। PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू C। तो यहां से आप P की वैल्यू रख देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। वो मैं सब आपको हिंदी में सिखा चुका हूं, जाकर देख लेंगे वहां से। और ये सारी वैल्यू भी वहां से रखनी सिखा चुके हैं, डायरेक्ट यहां आ जाएंगे। ये क्या मिल जाएगा आपका? W2। कोई दिक्कत तो नहीं? और अब आ जाएंगे, ये एरिया भी निकालना चुका हूं। उस वाले कर्व के नीचे का जो एरिया है वो किए गए कार्य के बराबर होगा। क्लियर है जी? ऑपरेशन नंबर 3, अब आप इसको रख दीजिए सिंक के संपर्क में। टेम्परेचर यहां कितना? T2 है ना। और अब सिंक का भी कितना है? T2 है। सिंक के संपर्क में रख दी है। और अब बट्टे चढ़ाना शुरू करो। बट्टे का मतलब है बाट, वजन रखना शुरू करो। किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। जैसे ही आप एक चीज महसूस करना, जैसे ही वो सिरिंज में भरी हुई हवा, जब आप उसको उंगली से दबाते हो तो कुछ देर तक तो बहुत आसानी से दब जाती है, फिर जोर लगाने पर दबती है, उछलती है। तो जितनी दब जाए उतनी दबा दो। दबेगी तो गर्म होगी। जब आप वजन रखोगे तो दबेगी तो क्या होगी? लेकिन सिंक तैयार बैठा है कि तू गर्म हो, मैं तुरंत खींच लूंगा गर्मी को। और कितनी बनी रहने दूंगा? यहाँ T2 ही गर्मी बनी रहने दूंगा, T2 टेम्परेचर पर मेंटेन रखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नाउ द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, और रख दिया जाता है किसके संपर्क में? सिंक के। और सिंक का टेम्परेचर कितना है? T2। द लोड ऑन द पिस्टन इज स्लोली इंक्रीज्ड। पिस्टन पर अब भार बढ़ाते हैं तो गैस दबेगी, कंप्रेशन होगा, so that the gas is compressed until the pressure and volume will become PdVd।
represented by the point D in diagram. The heat developed due to compression pieces into the sink through the through की spelling सही कर लेना, through the conducting base, and the temperature of the working substance remains constant at temperature T2. भाई साहब बात हो चुकी है जो यहाँ हुई है कि जब दबाओगे तो गर्म होगी, गर्म होगी तो सिंक क्या काम करेगा, उस गर्मी को खींच लेगा और गैस का टेम्परेचर कितना रखेगा, T2। तो यहाँ जब दबाई गई तो गैस पर हुआ काम। वो काम कितना हुआ, वो काम होगा अगले पेज पर। तभी तो गैस पर काम हुआ ना, वो काम हुआ Q2। ठीक है, मान लो कि यहाँ Q2 उष्मा निरस्त हो गई, गायब हो गई। Q2 उष्मा गायब कर दी गई सिंक के द्वारा। Q2 होगा, Q2 होगा, दो ही तो हुई। Q1 तो सबसे पहले आ गया, दो ही आती हैं, एक Q1 और एक Q2। ये Q2 Q3 नहीं होगा, Q2। Q2 उष्मा गायब कर दी गई किसके द्वारा, सिंक के द्वारा। और किया गया कार्य कितना, W3। पहले वॉल्यूम VC था, घटकर कितना हो गया, VD और PdV। ठीक है, तो इस केस में टेम्परेचर T2 मेंटेन रहा, तो स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, PV बराबर R T2। यहां से आप वैल्यू निकाल दो P की, रखकर इंटीग्रेशन कर दो, और ये आप एरिया भी जानते हो। अब सिंक के टच में रखी हुई है मौजूदा टाइम पर। अब सिंक से इसको अलग करो सरका कर, वो ऐसा इंतजाम है हमारे पास कि सरक कर सिंक पर बन जाता है। जैसे गैस पर खाना बनता है ना, कि जब खाना बना देती है मम्मी तो उसको अलग उस पर रख देती हैं, जो बर्नर चल नहीं रहा होता उसी गैस पर बदल देती है ना, तो ऐसे करके सरका देते हैं उसको। ऑपरेशन नंबर 4। नाउ अगेन पुट द सिलेंडर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया और गैस को और दबाओ। अब गैस क्या होगी, गर्म होगी। अब गर्मी खींचने वाला कोई नहीं है, तो गैस का टेम्परेचर T2 से बढ़कर कितना हो जाएगा, T1। तो जब और दबी है तो और कमी आएगी वॉल्यूम में और दाब बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये चौथी स्थिति है कि नाउ अगेन पुट द सिलेंडर ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड एंड देन इंक्रीज द लोड ऑन द पिस्टन स्लाइटली so that substance undergoes to slow adiabatic compression। adiabatic क्यों, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। and its temperature rises until its temperature reach to the T1। और जैसे ही टेम्परेचर T1 पहुंचता है तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किए थे, और एक चक्र आपका पूरा हो गया। तो ये जो लास्ट वाला ऑपरेशन है इसमें किया गया कार्य W4 इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना था, VD, और कहां तक से कोड दिया, VA तक, और PdV। इसको सॉल्व करेंगे सिमिलरली, आपको करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है, माइनस कर देना है बस वहां, कि माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। और ये कौन से एरिया के बराबर आ जाएगा, DFEAD। अगली कक्षा में हम इन चारों कार्यों को जोड़कर, ठीक है, किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, किया गया कार्य जो आपकी हीट खर्च हुई वो होगी Q2 माइनस Q1। कितनी हीट खर्च हुई उसके बराबर होगा, और वहां से फिर निकल कर आएगा, वहां से फिर दक्षता निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 करके। ठीक है जी। तो फिर कौन से इंजन की दक्षता मिल जाएगी, कार्नो इंजन की। समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, और एक मिनट